हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द हेल्पिंग हैंड। दिस इज़ आई श्रेया राय। और आज एक बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ के बारे में हम लोग डिस्कशन करने जा रहे हैं, क्योंकि फेब्रुअरी शुरू हो गया है और बहुत सारी चीज़ों के लिए फ़ेमस ये फेब्रुअरी एक बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ के लिए भी फ़ेमस है। जैसे ही फेब्रुअरी शुरू होता है वैसे ही टीचर्स, पेरेंट्स और बच्चे सभी लोग परेशान होना शुरू हो जाते हैं, क्योंकि एग्ज़ाम शुरू होने वाले होते हैं। तो मैक्सिमम सभी बच्चों के जो एग्ज़ाम्स हैं, चाहे हम बोर्ड की बात कर लें, चाहे हम एकेडमिक्स की बात कर लें, अगर फर्स्ट टू नाइन्थ या 11th क्लास की हम बात कर लें, तो सभी के एग्ज़ाम्स मोस्टली फरवरी में ही स्टार्ट होते हैं। और ये एक ऐसा महीना होता है जिसमें बच्चे तो परेशान होते ही होते हैं, लेकिन साथ ही साथ पेरेंट्स भी परेशान होते हैं, और इंक्लूडिंग देयर टीचर्स। लेकिन वी आर रियली ब्लेस्ड विथ सच एन आउटस्टैंडिंग प्राइम मिनिस्टर, जो हमारे लिए इतना ज़्यादा एफ़र्ट करते हैं, जिन्होंने अभी रिसेंटली एक बहुत ही ज़्यादा अच्छी चीज़, मुझे लगता है कि टीचर्स, पेरेंट्स और बच्चों के लिए बहुत ही ज़्यादा एक अच्छी चीज़ बनाई है, जो कि उन्होंने खुद से लिखी है, जो कि है ये बुक एग्ज़ाम वॉरियर, जो नरेंद्र मोदी जी ने खुद अपने हाथों से लिखी है। एंड बिलीव मी, ये बुक पढ़ के मुझे ये बुक मेरी टीचर ने दिया, और मैं ये बुक रिटर्न बिल्कुल नहीं करने वाली हूँ, क्योंकि मुझे ये बुक इतनी ज़्यादा अच्छी लगी, इतनी ज़्यादा अच्छी लगी। हम इस बुक को पढ़ के बिल्कुल ये समझ ही नहीं सकते कि इस बुक को किसी ऐसे इंसान ने लिखा है जिसके ऊपर पूरे देश की जिम्मेदारियां हैं, जो हर एक चीज़ को इतने ज़्यादा अच्छे तरीके से करता है। नहीं, ये वीडियो बिल्कुल भी प्राइम मिनिस्टर की तारीफ़ करने के लिए नहीं है, लेकिन जो ये बुक है ना, इस बुक को पढ़ के कोई भी इंसान उनकी तारीफ़ किए बिना नहीं रह पाएगा, क्योंकि ये बिल्कुल वैसी है। इस बुक को पढ़ के ऐसा लगता है जैसे किसी एक ऐसे इंसान ने इस बुक को लिखा होगा जो काफ़ी ज़्यादा शांत है, शांत इन द सेंस कि जिसके पास कोई और एक्स्ट्रा कोई काम नहीं है, जो सिर्फ इसे ही लिखने के लिए अभी तैयार हुआ है, जो सिर्फ पूरा टाइम अपना 24/7 सिर्फ और सिर्फ इस बुक को दे रहा है। लेकिन ऐसा नहीं है, वो इतना सारा काम करते हुए, हर एक चीज़ को देखते हुए उन्होंने ये जो बुक लिखी है एग्ज़ाम वॉरियर, अपने स्टूडेंट्स के लिए, जो भी लोग एग्ज़ाम से डरते हैं या जो भी एग्ज़ाम देना चाहता है, टीचर्स, पेरेंट्स इंक्लूडिंग, सबके लिए ये बहुत 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 ज़्यादा हेल्पफुल बुक रहेगी। तो अब मैं रिकमेंड करूँगी कि हर एक जो स्टूडेंट है उसे ये बुक ज़रूर पढ़नी चाहिए, क्योंकि ये बुक इतनी ज़्यादा अच्छी है कि आप इसे पढ़ के अपने एग्ज़ाम के डर को तो आप पक्का भूल जाने वाले हैं, और इतना ज़्यादा काम आपको फ़ील होगा कि आप ज़रूर से एग्ज़ाम में पास हो जाओगे। तो मैं इस बुक के अंदर की चीज़ें आप लोगों को बताती हूँ, क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा अच्छी लगी और मैं बहुत ज़्यादा इम्प्रेस हुई हूँ इस बुक से। जिस तरीके से इसे लिखा गया है, एक एक चैप्टर जो इसके अंदर है, आप देखेंगे कि बुक के अंदर बहुत सारे चैप्टर्स हैं। जो मोदी मंत्रा है, उनके उन्होंने जो चीज़ें उन्हें लिखनी है, ये आप देखो, ये जो भी चैप्टर्स हैं, चैप्टर के बाद कुछ एक्टिविटीज़ दी गई हैं चैप्टर के रिगार्डिंग। ये चैप्टर्स के रिगार्डिंग कुछ एक्टिविटीज़ दी गई हैं कि हमें किस तरीके से वो जो चैप्टर में हमने पढ़ा उसे हमें किस तरीके से फॉलो करना है हमारे लाइफ में। सबसे पहले मोदी जी ने अपना कुछ एक लेटर लिखा हुआ है, जो वो हमें बताना चाह रहे हैं एग्ज़ाम्स के लिए, जो चीज़ें हैं उनके मन में कि किस तरीके से हमें एग्ज़ाम देना चाहिए, नहीं देना चाहिए, वो सारी चीज़ें इन्होंने यहाँ पे लिखी हुई हैं। और ये लेटर पढ़ के ही हमें एकदम ऐसा फ़ील होगा जैसे वो सामने से बैठे हुए हैं और हमसे बातें कर रहे हैं। इतनी सहज भाषा में, इतने सरल तरीके से उन्होंने इस चीज़ को लिखा है कि कोई भी इसे पढ़ के इम्प्रेस हो जाएगा। नेक्स्ट जो भी चैप्टर्स हैं, जैसे इनका जो सबसे पहला चैप्टर है कि परीक्षा को हमेशा एक फ़ेस्टिवल की तरह लेना चाहिए। जैसे हम किसी भी फेस्टिवल के लिए बहुत ज़्यादा एक्साइटेड रहते हैं, हमें जल्दी से चाहिए होता है कि हाँ, ये फेस्टिवल आ जाए, उसी तरीके से हमें एग्ज़ाम्स के लिए भी एक्साइटेड रहना चाहिए कि हम साल भर में हमने क्या पढ़ाई की है, हमारा वो उस चीज़ का जो पूरा एक हमारे पास भी हमारी इवोल्यूशन आ जाता है, मूल्यांकन आ जाता है कि हमने क्या किया साल भर। तो टीचर्स के पास भी आ जाता है, पेरेंट्स के पास भी आ जाता है। तो हमें इस चीज़ को भी एक फेस्टिवल की तरह सेलिब्रेट करना चाहिए कि हाँ, हमारे एग्ज़ाम्स आ रहे हैं, तो उसमें स्ट्रेस की कोई बात नहीं है। फिर इसका जो एक्टिविटी है वो इन्होंने दिया हुआ है कि अपने कुछ जैसे हम लोग कुछ हमें एक ऐसे लाइन कोट्स लिखने हैं जो एग्ज़ाम्स के लिए, जैसे हम लोग कोट्स लिखते हैं फेस्टिवल्स के लिए, उस तरीके से हमें एग्ज़ाम के लिए कुछ कोट्स लिखने हैं, या अपने जो भी हमारा फेवरेट सब्जेक्ट है उसके रिगार्डिंग कोई इमेज यहाँ पे बनानी है जिसको हम किसी फेस्टिवल से रिलेट कर सकते हैं। तो ये एक एक्टिविटी है। सेकेंड चैप्टर जो है वो है परीक्षा अभी की तैयारियों की है, आपके पूरे जीवन की नहीं। ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है।
यानी जो आपका एग्ज़ाम है वो ये डिटरमाइन नहीं करता कि आप कैसे हो, आपका बिहेवियर कैसा है, आपका एटीट्यूड कैसा है। तो इसमें बिल्कुल भी ऐसे परेशान होने की ज़रूरत नहीं है कि ये आपकी पूरी लाइफ को डिसाइड करेगा। तो एग्ज़ाम आपके एक क्लास का एक पीरियड ऑफ टाइम का होता है, तो आपको उसमें बहुत ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। ये आपका लाइफ नहीं है, लाइफ यहाँ पे एंड नहीं होती। अगर आप फेल हो गए तो हो गए, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि आप एफ़र्ट लेना बंद कर देंगे। आपको बिल्कुल एफ़र्ट लेना है, और अगर उस एफ़र्ट में आप पास हो गए तो बहुत ही ज़्यादा अच्छी बात है। अगर फेल हो गए तो भी कोई बात नहीं है, आगे और भी टाइम आएगा। तो लेकिन इसको ये सोच के कि आगे और भी टाइम आएगा, हमें ऐसा नहीं करना है कि हमें एफ़र्ट ही नहीं लेने। इसमें कुछ एक एक्टिविटी है, हमें एग्ज़ाम को एक तरीके से चैलेंज करना है कि मैं आपसे डरती नहीं हूँ। एग्ज़ाम को लेके हमको बोलना है कि मुझे आपसे डर नहीं लगता, क्योंकि क्यों हमें आपसे डर नहीं लगता। तो ये हर एक बच्चा जब एक इस बुक को लेगा ना, तो मैं रिकमेंड करूँगी हर एक टीचर को, हर एक पेरेंट्स को कि अपने बच्चे को ज़रूर ये बुक पढ़ाएं एग्ज़ाम के पहले। मुझे पता है कोर्स बहुत ज़्यादा है, लेकिन फिर भी हमें चाहिए ना कि बच्चा जो है सिर्फ बुक ना पढ़े, रोट लर्निंग उसे नहीं हो, सिर्फ रट के कोई चीज़ ना करे। वो कुछ ऐसी भी चीज़ों को पढ़े समझे जो उसके लाइफ के लिए अच्छी है। अगर इससे कुछ भी एक दो बच्चे का भी फ़ायदा हो जाता है तो ये बहुत बहुत ज़्यादा अच्छी बात है। तो हमें, अगर हमने चैलेंज कर दिया एग्ज़ाम को कि मुझे तुमसे डर नहीं लगता, तो फिर तो नहीं लगता ना। तो तब तो बच्चा बिना डर के आराम से पढ़ेगा। हमें भी पता है कि जब हम किसी भी सिचुएशन में डरे हुए होते हैं या किसी भी सिचुएशन में प्रेशर लेके काम कर रहे होते हैं, तो वो हमारा काम जो 100% सही होने वाला होता है या 80% सही होने वाला होता है, वो करीब 50-40% सही होकर रह जाता है। तो अगर हम हमारे कंप्लीट माइंडफुल ऑफ माइंड से काम करें, तो वो हमारा 80% काम सही जो होने वाला होता है वो करीब 85-90% सही हो जाता है। तो मस्ट राइट, दिस इज़ नॉट द एंड ऑफ द लाइफ। हंसते हुए जाइए, मुस्कुराते हुए आइए, दिस इज़ द थर्ड चैप्टर। मोदी जी ये कहना चाह रहे हैं कि जैसे एग्जामिनेशन हॉल में हमारा जो स्टेट ऑफ माइंड होता है, हम जितना ज़्यादा खुश होकर एग्जामिनेशन हॉल में बैठते हैं, उतना ज़्यादा हम ईजिली हमारे क्वेश्चंस को रिमाइंड कर पाते हैं। एग्ज़ाम्स के पहले हमने जो भी पढ़ा हुआ है, अगर हम एग्ज़ाम टाइम में बहुत ज़्यादा प्रेशर में हैं, तो क्या होता है कि बहुत सारी चीज़ें हमारे दिमाग से स्किप कर जाती हैं। प्रेशर में हमें वो याद नहीं आता है। तो कोशिश करनी चाहिए कि हम बहुत ही पॉजिटिव वाइब्रेशंस के साथ जाएं, ताकि हम तो खुश रहें, हमारे आसपास का ऐसा ऑरा बन जाए कि जो हमारे आसपास बच्चे बैठे हुए हैं वो भी बहुत ज़्यादा खुश रहें और मुस्कुराते रहें, ताकि जो भी चीज़ें हमने लर्न की हुई है वो हमें याद आती रहे। इसके बाद की एक एक्टिविटी है यहाँ पे चिल। एग्ज़ाम के टाइम में हम किस तरीके से चिल हो सकते हैं, रिलैक्स हो सकते हैं, उसका एक चिल चार्ट बनाना है, जहाँ पे हमें ये भी पता चलेगा कि किस तरीके से हमें कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो हमें एग्ज़ाम टाइम में भी, इतने स्ट्रेसफुल टाइम में भी हमें खुश रख सकती हैं। वॉरियर बने, वॉरियर नहीं, बहुत इंपॉर्टेंट सी चीज़ है। मोदी जी ने इस चैप्टर में बताया है कि मन की बात जो वो हमेशा करते हैं जनता से, मन की बात के टाइम पे एक इंसान ने ऐसा बोला था कि हमें कुछ ऐसा करना चाहिए जिससे जो बच्चे हैं वो एग्ज़ाम टाइम में वॉरियर ना बने, बल्कि वॉरियर बने। तो ये बहुत छोटी सी चीज़ है जो बहुत डीप मीनिंग रखती है कि हमें डरना नहीं है, वॉरियर नहीं बनना, बल्कि हमें उस सिचुएशन से लड़ना है, हमें उस सिचुएशन से आगे जाना है, जीतना है। हमें देखना है कि कौन कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो हमें डिस्ट्रैक्ट कर रही हैं। मुझे पर्सनली इस चैप्टर में मोदी जी की एक बात बहुत ज़्यादा अच्छी लगती है। वो बोलते हैं कि प्रसन्नचित्त रहिए, क्योंकि गंभीर दिखने के लिए आपको कोई अंक नहीं मिलने वाले हैं। ये बहुत अच्छी बात है। एग्ज़ाम में हम अगर ये सोच के बैठ रहे हैं कि हम जितना ज़्यादा सीरियस दिखेंगे, एग्जामिनर हमको उतना ज़्यादा, इन्विजिलेटर हमको उतना ज़्यादा नंबर दे देगा, तो ऐसी कोई बात नहीं है। तो आपको हमेशा खुश रहना चाहिए, अपने चेहरे पे एक बहुत अच्छी सी स्माइल रखनी चाहिए, क्योंकि स्माइल से एक जो पॉजिटिव ऑरा क्रिएट होता है हमारे आसपास, वो ना सिर्फ हमारे दिमाग को अच्छे से काम करने देता है, बल्कि हमारे आसपास जो लोग हैं उन्हें भी ज़्यादा अच्छा रखता है। तो हमें खुश रहना चाहिए। ये इस एक्टिविटी में यहाँ पे हमें कुछ इमोजीज़ दिए गए हैं, जिसमें हमें ये पूछा गया है कि एग्ज़ाम टाइम में हमारा क्या मूड रहता है, वो इमोजी हमें पीछे से कट करके लगाना है। तो ये कैसी एक्टिविटी है। यहाँ पे एक एक्टिविटी दी गई है जिसमें हमें एक ऐसी घटना के बारे में मेंशन करना है जिसमें हमें एग्ज़ाम वॉरियर से एग्ज़ाम वॉरियर बना दिया है। तो वी हैव टू राइट दिस। नेक्स्ट चैप्टर है हमारा ज्ञान स्थायी है, इसे ही लक्ष्य बनाए, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट। नंबर के पीछे भागने की ज़रूरत नहीं है, नॉलेज के पीछे भागने की ज़रूरत है। तो जितना ज़्यादा हो सकता है आप नॉलेज लेते चलें। आपके टीचर्स आपको पढ़ा रहे हैं तो आपको चाहिए कि आप उनसे नॉलेज लें, ना कि आप उनसे नंबर लें। मैं अक्सर देखती हूँ कि बच्चे जो होते हैं उन्हें इस चीज़ से मतलब नहीं होता है कि वो उस चैप्टर में क्या है या वो चीज़ क्या कहना चाह रहा है, बल्कि उन्हें इस चीज़ से मतलब होता है कि वो उस चीज़ को कितना आसानी से रट लेते हैं, रोट लर्निंग पे ज़्यादा ध्यान देते हैं, जबकि ये बहुत ही ज़्यादा गलत है।
अगर हम किसी चीज़ को, किसी भी पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट को समझ लेते हैं पूरे तरीके से, तो उस चैप्टर से कोई भी क्वेश्चन आया, हमें उसमें फिर डरने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है, आउट ऑफ द बॉक्स कभी भी कोई चीज़ नहीं आएगी, कोई भी चीज़ आउट ऑफ द सिलेबस नहीं पूछी जाएगी। तो अगर सारी चीज़ें सिलेबस में से ही आनी है, तो अगर आपने उस चैप्टर के सिलेबस को समझा हुआ है, कॉन्सेप्ट को समझा हुआ है, तो फिर डरने की तो कोई बात ही नहीं है। तो ज्ञान के पीछे भागे, ना कि नंबर के पीछे भागे। जितना ज़्यादा अगर आप ज्ञान देते जाएंगे, वो ना सिर्फ आपको इस क्लास में, बल्कि आगे इन फ्यूचर कहीं ना कहीं, मैं अक्सर सुनती हूँ बच्चों से ये कहते हुए कि अगर हम ये पढ़ रहे हैं तो इसका हमें, हमारा लाइफ में हमारी क्या इंपॉर्टेंस होगा, क्या कहाँ ही इसका काम आएगा। तो अभी आपकी लाइफ बहुत आगे तक जानी है, तो आपकी लाइफ में हर एक चीज़ का, जो भी ज्ञान आप ले रहे हो, उसका आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों आपको ज़रूर इस्तेमाल करने को मिलेगा। तो ज्ञान के पीछे भागे, ना कि मार्क्स के। यहाँ कुछ क्वेश्चंस पूछे गए हैं, जिससे हमें बताना है कि वो कुछ 2-3 लोगों के बारे में कुछ उनके इम्पोर्टेंट फैक्ट्स बताए गए हैं, जिससे हमें बताना है कि वो इंसान कौन है। नेक्स्ट चैप्टर है प्रतिस्पर्धा नहीं अनुस्पर्धा। प्रतिस्पर्धा यानी कंपटीशन नहीं करना है, हमें दूसरों से कंपटीशन नहीं करना। वी हैव टू कम्पीट अगेंस्ट आवरसेल्व्स ओनली। हमें खुद से कंपटीशन करना है। जितना ज़्यादा हम दूसरों से कंपटीशन करेंगे, उतना ज़्यादा हम सिर्फ ये देखेंगे अरे उसने इतना पढ़ लिया, मैं इतना पढ़ा, तो हमारे अंदर वो रटने वाली फीलिंग आती चली जाती है। लेकिन अगर हम खुद से ही कंपटीशन करते हैं कि मैंने पिछले वाले एग्ज़ाम में इतना किया था, तो मुझे आगे वाले एग्ज़ाम में इतना करना है, तो हमें हमेशा खुद से कंपटीशन रखना चाहिए, ना कि किसी और से कंपटीशन करना चाहिए। तो कभी भी प्रतिस्पर्धा की भावना हमारे मन में नहीं आनी चाहिए। बहुत सिंपल सा एक इसमें एक्टिविटी दिया गया है, जहाँ जो हमको पीछे से निकाल के लगाना है। इस एक्टिविटी में हमको एक गोल सेट करना है कि एक डेट के पहले कोई भी चीज़ जो हमारे अंदर है, फॉर एग्जांपल हमें कोई चीज़ सीखनी है, तो एक डेट के पहले वो चीज़ हमने कितनी सीखी थी, और एक डेट के बाद जो हमने गोल डिसाइड किया है, उस डेट पे हमने वो चीज़ कितनी सीखी। तो ये एक एक्टिविटी है। समय आपका है, सदुपयोग कीजिए। सभी को 24 आवर्स मिलते हैं, उस 24 आवर्स को हम किस तरीके से यूटिलाइज़ करते हैं, दैट इज़ अप टू अस ओनली। कि हम उसको कहीं पे भी कैसे भी, हम चाहे तो आराम से टीवी देख के, बैठ के, सो के, लेट के, कहीं कैसे भी स्पेंड कर सकते हैं, खेल के स्पेंड कर सकते हैं। आजकल बच्चों की बहुत ज़्यादा ट्रेंडिंग में है फ्री फायर, और बहुत सारे ऐसे गेम्स ट्रेंडिंग में हैं जो आराम से बहुत ज़्यादा लंबा टाइम उन बच्चों का ले लेते हैं। तो हमारा ही है 24 घंटा, उसी 24 घंटे में कुछ बच्चे ऐसे भी हैं जो अलग अलग तरीके की स्किल सीख लेते हैं, जो पढ़ाई में भी ध्यान दे देते हैं, जो बहुत सारी मल्टीपर्पज़ एक्टिविटीज़ कर लेते हैं। तो 24 घंटे भगवान ने उन्हें भी दिए हैं, और 24 घंटे भगवान ने हमें भी दिए हैं। यूज़ कीजिए। ज़रूरी नहीं है कि हर एक बच्चा पढ़ाई में ही आगे हो, लेकिन आप किस चीज़ में आगे हैं ये पता लगाने का काम भी आपका है। तो 24 घंटे के अंदर उन चीज़ों को भी करने की कोशिश करिए जो चीज़ें आपको अच्छी लगती हैं, जिन चीज़ों को आपको करने में मज़ा आता है। तो हो सकता है आप उसके लिए बने हो। इसके बाद ये एक एक्टिविटी है जिसे मैंने थोड़ा बहुत फिल किया हुआ है। इस एक्टिविटी में हमें एक टाइम टेबल बनाना है कि हम उस 24 आवर्स को अपने किस तरीके से कंज्यूम करते हैं, कैसे कैसे हम अपने समय का सदुपयोग करते हैं। तो ये एक एक्टिविटी है। अगला जो चैप्टर है, वर्तमान ईश्वर का सर्वोत्तम उपहार है। वर्तमान में जिए। हमें चैप्टर्स याद, एग्जामिनेशन हॉल में हम चले गए और अब हम सोच रहे हैं कि यार मैंने ये चैप्टर याद नहीं किया, मैंने ये चैप्टर पढ़ा नहीं, तो उसे सोचने से क्या होगा। या फिर एग्जामिनेशन हॉल में हम बैठ के ये सोच रहे हैं कि यार मेरा रिजल्ट कैसा आएगा, तो फिर उसे सोचने से क्या होगा। एग्जामिनेशन हॉल के टाइम पे आप एग्जामिनेशन हॉल में बैठे हो, तो ये सोचो कि क्वेश्चन क्या रखा है सामने, उसके आंसर्स आपको कैसे देने हैं। जब आप पढ़ाई कर रहे हो तो आप ये सोचो कि आपको पढ़ाई करनी है, एग्जाम में कौन से क्वेश्चन आएंगे ये तब सोचोगे, तो फिर तो काम नहीं चलने वाला। इसलिए प्रेजेंट में जीने की कोशिश करें। हमेशा ये सोचें कि उस सिचुएशन में क्या हो रहा है, जिस सिचुएशन में आप हैं। आगे क्या होगा या पीछे क्या हो चुका, ना हम पीछे की चीज़ों को चेंज कर सकते हैं और ना ही हम आगे आने वाली चीज़ों को चेंज कर सकते हैं। तो हमेशा प्रेजेंट में जिए। ये एक इमेज बनाई गई है, इसमें बताया गया है कि अगर एक क्रिकेटर है जो अगर पिछली बॉल में उसने कैसा खेला, अगर वो ये सोचता रहेगा तो क्या ये बॉल खेल पाएगा। या अगर ये क्रिकेटर ये सोचता रह गया कि मैं अगली बॉल में ऐसा खेलूंगा, तो क्या वो ये खेल पाएगा। नहीं। तो उस क्रिकेटर को क्या चाहिए, बेस्ट देने के लिए उस करंट बॉल पे, जिस टाइम पे वो खेल रहा है, वो बॉल कैसी आनी है और उस बॉल पे उसको कैसे रिएक्ट करना है, ये क्रिकेटर को वो सोचना है। तो हमें भी कुछ ऐसा ही करना है, हमेशा हमारे टाइम में प्रेजेंट में जिए। ये एक एक्टिविटी है जिसमें ये बोला गया है कि किस तरीके से हमारा जो भी एग्ज़ाम टाइम में या करेंटली जब हम इस चीज़ को पढ़ रहे होते हैं, तो करेंटली हमारे दिमाग में क्या क्या चल रहा है उस चीज़ को मेंशन करनी है। तो हम हमेशा कोशिश करनी चाहिए कि वी हैव टू लिव इन द प्रेजेंट टू द फुलेस्ट।
अगला चैप्टर टेक्नोलॉजी से पढ़ाई रोचक और सरल, जो मुझे पर्सनली बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है, क्योंकि मैं हमेशा ज़्यादा, मुझे बहुत सारे लोगों की अपनी अपनी पसंद होती है, बहुत सारे लोगों को बुक से चीज़ें समझ में आती हैं, लेकिन मुझे लगता है कि जो टेक्नोलॉजी ने हमारे लिए चीज़ों को ईजी किया है, यूट्यूब पे, गूगल पे, हमारे पास कोई भी चीज़ पढ़ने के लिए कंटेंट होता है, तो हम कुछ भी आराम से पढ़ सकते हैं, जो भी हम चाहें हम आराम से पढ़ सकते हैं। तो बहुत सारी चीज़ें हैं जो हमें कहीं ढूंढने की ज़रूरत नहीं है, कहीं आने की जाने की ज़रूरत नहीं है, हमें क्या, आराम से हम अपना गूगल उठाया, हमने जो भी सर्च किया, यूट्यूब पे सर्च किया, और हमारे पास बहुत सारी चीज़ें आ जाती हैं। अगर हमें एक से समझ नहीं आ रहा है तो हम दूसरे से समझ सकते हैं, तीसरे से समझ सकते हैं। तो ये बहुत ज़्यादा एक तरीके से ब्लेसिंग है हमारे लिए कि हमें इतने सारे चीज़ें एक साथ एक जगह पे मिल जा रही है बिना मेहनत किए। तो हमें कोशिश करनी चाहिए कि टेक्नोलॉजी के दोस्त बने, ना कि टेक्नोलॉजी को गलत तरीके से किसी गलत काम के लिए लेके जाएं। तो टेक्नोलॉजी का हेल्प लेना चाहिए अपनी अपनी सफिशिएंट तरीके से अपने पढ़ाई को बहुत ज़्यादा कन्वीनियंट बनाने के लिए। किस तरीके से कौन कौन से गैजेट्स आपका हेल्प कर रहे हैं पढ़ाई इंटरेस्टिंग करने के लिए, पढ़ाई इजी करने के लिए, ये एक एक्टिविटी में यहाँ पे बनाया गया है। ये मोदी जी ने यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत अच्छी चीज़ बताई है, नो गैजेट आवर के बारे में उन्होंने बोला है। इन्होंने एक एक्टिविटी दी है और बोली है कि अपने अपने रूटीन में 24 आवर जो आपकी रूटीन है, उस रूटीन में कम से कम 1 घंटा आप ऐसा रखें जिसमें आपको कोई भी गैजेट्स यूज़ नहीं करने हैं, ना आपको मोबाइल फ़ोन यूज़ करना है, ना आपको टेलीविज़न यूज़ करना है, कोई भी एक्स्ट्रा गैजेट्स कोई भी इलेक्ट्रॉनिक आइटम यूज़ नहीं करना है आपको। और फिर वो देखिए कि उस 1 घंटे में आप कैसा फ़ील कर रहे हैं बाकी के जो भी एक्स्ट्रा घंटे हैं। तो देखिए कि आप कैसा फ़ील कर रहे हैं और उसे यहाँ पे लिखिए, और एब्सोल्युटली आप यकीन मानिए कि उस 1 घंटे आप बहुत बहुत ज़्यादा अच्छा फ़ील करेंगे। अगला चैप्टर है करना है बेहतर तो करें पर्याप्त आराम। बिल्कुल, एग्ज़ाम के पहले अगर आप ये सोच रहे हैं कि एग्ज़ाम के पहले ओवरनाइट जग के आप आराम से पढ़ाई कर लेंगे और नेक्स्ट डे आप बहुत अच्छा पेपर करके आएंगे, तो ये बिल्कुल गलत है, क्योंकि एग्ज़ाम के एक दिन पहले बिल्कुल भी स्ट्रेस नहीं लेना चाहिए, बॉडी को रिलीफ देना चाहिए, आराम कराना चाहिए। आपने बहुत ज़्यादा, जितना भी आपने पढ़ना था आपने पढ़ लिया है, तो कोशिश करें कि एग्ज़ाम के एक दिन पहले आप कहीं घूमने चले जाएँ, कुछ देखें, नई नई चीज़ों को एक्सप्लोर करें, और आराम से उस दिन पर्याप्त नींद लें, पूरी फुल नींद लें। नेक्स्ट डे आपको एग्ज़ाम देने जाना है, तो आपको चाहिए कि आप काफ़ी अच्छे अपने माइंड और बॉडी को रिलैक्स कराएं। ये एक एक्टिविटी है कि आप किस तरीके से अपनी जो भी स्ट्रेसफुल लाइफ है उसको कैसे, क्या आप कौन सी ऐसी क्रिएटिव चीज़ें करते हैं जिससे आपकी जो स्ट्रेस होता है दिमाग में वो हट सकता है। तो जैसे पेंटिंग बहुत लोगों को अच्छी लगती है, बहुत लोगों को डांस करना अच्छा लगता है, गाना गाना अच्छा लगता है, तो आप वो चीज़ कैसे करते हैं। अच्छी नींद सफलता का मंत्र है, बिल्कुल जैसे हमने लास्ट चैप्टर में देखा कि हमें अच्छे से सोना चाहिए। जब तक हम पूरा अच्छे से सोएंगे नहीं तब तक हमारा माइंड रिलैक्स नहीं होगा, हमारे दिमाग में जो भी चीज़ें हैं वो मैशअप हो जाएंगी। इसलिए हमेशा एग्ज़ाम के पहले हमें फुल नींद लेनी चाहिए, ताकि हमारे दिमाग में जो भी कॉन्सेप्ट हमने पहले से पढ़ लिए हुए हैं उन कॉन्सेप्ट को हम बहुत अच्छे तरीके से आगे फॉलो अप कर सकें। तो अच्छा सोना, क्योंकि जितना हम अच्छा सोएंगे उतना अच्छा हम सोच पाएंगे। तो पूरी फुल नींद लें एग्ज़ाम के एक दिन पहले। अब यहाँ पे एक एक्टिविटी है कि अगर आपका एग्ज़ाम है कल, तो आप आज की रात क्या करना पसंद करेंगे? पूरा आराम करना पसंद करेंगे या जग के टेंशन लेना पसंद करेंगे? तो मैं तो पर्सनली आराम करना पसंद करूँगी, क्योंकि मुझे लगता है कि जितना अच्छे से हम सो सकते हैं, जितना अच्छा हमारा ब्रेन रेस्ट किया रहेगा, उतना अच्छा वो काम करेगा कल के एग्ज़ाम में। तो इसलिए अगर आप सोए हो तो वो ज़्यादा अच्छा है। जो खेले वो खिले, बिल्कुल। गेम्स के लिए कभी भी मना नहीं किया गया है, लेकिन अब इतना ज़्यादा गेम ना खेल लें कि वो आपकी पढ़ाई के ऊपर आ जाए। इसलिए जितना ज़्यादा आप खेलेंगे, मतलब जितना आपकी बॉडी को, जितना आपकी रूटीन जितने में ना डिस्टर्ब हो, उतने आपको खेलना ज़रूर चाहिए। क्योंकि बाहर के इन्वायरमेंट में अगर आप जाएंगे, नेचर से मिलेंगे खेलने के लिए, तो वो अलग अलग तरीके से चीज़ों को आपको सिखाएगी भी, और साथ ही साथ आपका जो फिज़िकल डेवलपमेंट है, हम लोगों ने पढ़ा हुआ है कि फ़िज़िकल डेवलपमेंट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है बच्चों के लिए। तो फिज़िकल डेवलपमेंट करने के लिए आपको आपका कंसंट्रेशन पावर बढ़ाने के लिए, आपको एक तरीके से ज़्यादा एक्टिव रखने के लिए खेलना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो आप खेलें। एक चार्ट बनाना है यहाँ पे कि किस तरीके से आपको अपनी एक टीम क्रिएट करनी है, और आपकी टीम में कौन कौन से प्लेयर्स होंगे, आप कौन सा गेम ज़्यादा खेलना पसंद करते हैं, तो उस अकॉर्डिंग एक टीम क्रिएट करनी है। और एक और एक्टिविटी है जिसमें फिट इंडिया मूवमेंट के साथ आपको बोला जा रहा है कि आप किस तरीके से फिजिकल एक्टिविटीज़ कौन कौन सी करते हैं, तो इसको हमको फिल आउट करना है। एक्टिविटीज़ बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग है, तो आप ज़रूर ये बुक लें और सारी चैप्टर्स पढ़ें और सारी एक्टिविटीज़ को फिलअप करें।
स्वयं को जानिए, अपनी क्षमताओं पर गर्व कीजिए। बिल्कुल, बहुत लोगों के अंदर सेल्फ़ कॉन्फिडेंस नहीं होता है। लैक ऑफ सेल्फ़ कॉन्फिडेंस की वजह से हमें नहीं पता होता है कि हम क्या क्या कर सकते हैं, और हमें हमारी ही संभावनाएं नहीं पता होती हैं। तो हमेशा ये कोशिश करना चाहिए कि किसी और से कंपैरिजन करने से बेहतर है कि हमें खुद को समझना चाहिए कि हम कहाँ हैं, हमें क्या क्या चीज़ें आती हैं। कभी भी खुद को फॉर ग्रांटेड नहीं लेना चाहिए, खुद को अंडरस्टिमेट नहीं करना चाहिए। हमेशा यही सोचना चाहिए कि हम ये चीज़ बहुत अच्छे से कर सकते हैं। तो जितना आप ज़्यादा कॉन्फिडेंट होंगे, जितना ज़्यादा पॉजिटिव होंगे, उतना ज़्यादा कोई भी चीज़ कर पाएंगे। और आपको खुद पे जितना ज़्यादा यकीन रहेगा, लोग आप पे उतना ज़्यादा यकीन करेंगे। अगर आप खुद को ही फॉर ग्रांटेड लेते हुए चलेंगे तो लोग आप पे कभी भी यकीन नहीं कर पाएंगे। तो हमेशा अपने अंदर का कॉन्फिडेंस जगाए रखिए। अगर आपको कोई चीज़ नहीं भी आती है तो भी उसमें आपको कॉन्फिडेंस रखना चाहिए। सीखिए, धीरे धीरे कोई भी चीज़ नामुमकिन नहीं होती है, धीरे धीरे कोई भी चीज़ आ जाएगी। ठीक है, तो हमेशा बी फुल कॉन्फिडेंट। यहाँ पे एक मुझे तो पूरा अपना समझ नहीं आया, मैं अभी कंप्लीट कर रही हूँ इसको, आई एम ऑन वे। यहाँ पे आपके नाम के जो लेटर्स हैं, उस नाम के लेटर्स में आपके अंदर कौन कौन सी खूबियाँ हैं उस खूबी को यहाँ पे मेंशन करना है। और मुझे पूरे बुक की सबसे इंटरेस्टिंग एक्टिविटी यही लगी, जिसमें हमें हमारे बारे में पता चल रहा है कि हम क्या क्या कर सकते हैं। तो ऑनेस्टली इसको फिल करिएगा और देखिएगा कि आपके अंदर कौन कौन सी चीज़ें। अभ्यास से बढ़ेगा आत्मविश्वास। जितना ज़्यादा प्रैक्टिस, उतना ज़्यादा हम कॉन्फिडेंट होते जाएंगे हमारे सब्जेक्ट को लेके, हमारी चीज़ों को लेके। तो पढ़ाई करिए, पढ़ाई के बाद जो है बहुत ज़्यादा स्ट्रेस नहीं लेना है, और साथ ही साथ जितना ज़्यादा हो सकता है हमें उतना ज़्यादा प्रैक्टिस करते चलना है, मॉक टेस्ट देते चलना है। एग्ज़ाम के टाइम पे हमेशा हमें कोशिश करनी चाहिए कि पुराने जो पेपर्स हैं या फिर जो भी टेस्ट हो रहे हैं, उन सभी टेस्ट को अच्छे से पढ़ें ताकि रिवीजन होता रहे। एक ही चीज़ को अगर आप बार बार पढ़ोगे तो वो आपके दिमाग में कहीं ना कहीं अंदर बैठ जाती है जाके, तो वो आपको याद हो जाती है, ज़्यादा एफर्ट भी नहीं लेना पड़ता है। तो रिवाइज़ करते चलें। रिवीजन के लिए आपको यहाँ पे एक माइंड मैप प्रिपेयर करना है। ये देखो, यहाँ पे एक माइंड मैप बनाया गया है कि किस तरीके से माइंड मैप हम प्रिपेयर कर सकते हैं। हमें कभी भी जो भी चीज़ें हम सोच रहे हैं, क्या उनमें स्किल होनी चाहिए। हम कौन से, जैसे हमको अगर कोई चीज़ क्रिएट करनी है तो अलग अलग तरीके के कलर्स हम उसमें यूज़ कर सकते हैं, अलग अलग तरीके की स्किल यूज़ कर सकते हैं किसी भी चीज़ को लर्न करने के लिए। बहुत बहुत सारे अलग अलग तरीके हैं। लोगों से बातें कर सकते हैं, लोगों से समझ सकते हैं। तो ये एक माइंड मैप है जो यहाँ पे बताया गया है कि किस तरीके से किसी भी चीज़ को पढ़ने का आसान तरीका होता है, उसका एक माइंड मैप बना लें, एक ब्लूप्रिंट बना लें। नेक्स्ट चैप्टर है वो है बातें छोटी, असर बड़े। परीक्षा के अनुशासन का पालन कीजिए। अक्सर आपने देखा होगा कि जब हम एग्ज़ाम देने जाते हैं तो हमारे पास जो भी क्वेश्चन पेपर आता है उसमें कुछ इंस्ट्रक्शंस आगे लिखे होते हैं जिसे हम अक्सर ही अवॉइड कर देते हैं। अगर हम किसी बड़े कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम को देने जा रहे हैं तो जो भी एडमिट कार्ड आते हैं उसमें कुछ इंस्ट्रक्शंस लिखे होते हैं जो हम अक्सर अवॉइड कर देते हैं। तो ये बहुत छोटी छोटी सी चीज़ें हैं जिन्हें हमें अवॉइड बिल्कुल नहीं करना चाहिए। कौन सा आंसर हमें कितने वर्ड्स का लिखना है, कौन से आंसर में हमें क्या क्या चीज़ें फॉलो करनी है, क्या क्या पूरे एग्ज़ाम में आंसर शीट लिखने में हमें क्या क्या चीज़ें फॉलो करनी है, वो सभी इंस्ट्रक्शन जो उसमें लिखे होते हैं ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी होते हैं। तो बातें छोटी हैं लेकिन हमें इनके असर बहुत बड़े होते हैं, तो इन्हें बिल्कुल भी अवॉइड नहीं करना चाहिए, इन्हें ज़रूर पढ़ लेना चाहिए। कुछ ज़रूरी चीज़ों के चेकलिस्ट हमें यहाँ पे पीछे से कट करके बनाने हैं। परीक्षा के पहले हमें, एग्ज़ाम के पहले में क्या क्या चीज़ें अपने पास रख लेनी चाहिए। हमारे पेन हो गया, हमारे एडमिट कार्ड्स हो गए, कुछ आईडीज़ हो गए, या जो भी हमें चीज़ें रखनी है एसेंशियल्स, वो सभी चीज़ें। आपकी परीक्षा आपके तरीके, अपनी सेलेक्ट। डो नॉट कॉपी। किसी को कॉपी करने की ज़रूरत नहीं है। अगर उसने राइट आंसर्स ऐसे लिखे तो आप भी आंसर्स ऐसे ही लिखो। ज़रूरी नहीं है कि जो तरीका किसी और के लिखने का हो वही तरीका आपके भी लिखने का हो। आप अलग अलग तरीक़ों से अपने आंसर्स को लिख सकते हैं। फ्लो चार्ट की हेल्प से लिख सकते हैं, ग्राफ बना के लिख सकते हैं, डायग्राम्स बना के लिख सकते हैं, बुलेट्स में, पॉइंट्स में आंसर्स लिख सकते हैं। तो जितना ज़्यादा क्रिएटिविटी आप अपनी लगाएंगे उतना ज़्यादा आपको एग्जाम्स में अच्छे नंबर मिलने वाले हैं। तो कभी भी एक ही तरीका अपनाने की कोशिश ना करें, क्योंकि सफलता के बहुत सारे रास्ते हैं। तो आप किस रास्ते से जा रहे हैं ये आपके ऊपर है। कोई दूसरा किस रास्ते से गया, उस रास्ते में हो सकता है कि आप मैसअप हो जाएं, भूल जाएं चीज़ों को। तो हमेशा अपना रास्ता अपनाएं, किसी और को कॉपी करने की बिल्कुल कोशिश ना करें। प्रस्तुतिकरण महत्वपूर्ण है। आप किस तरीके से प्रेजेंट कर रहे हो अपने आंसर्स को, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस होते हैं जिसके हमें आंसर्स आ रहे हैं, अगर हमने उसको बहुत लंबे में लिख दिया, क्योंकि टीचर पूरा पढ़ता नहीं है, ऑब्वियस सी बात है,
बहुत सारी कॉपीज़ चेक करनी होती है, तो हमने अगर उसको पॉइंट्स में लिखा है या अगर उसको रिप्रेजेंट अच्छे से प्रेजेंट करके लिखा हुआ है तो वो ज़्यादा इफेक्टिव लगेगा, तो ऑब्वियसली हमें उसमें ज़्यादा नंबर मिलते हैं। जैसे अभी आप देखो कि अगर आपको ये कॉपी आंसर चेक करने को मिले तो आप इसमें कितना नंबर दोगे। मैंने इसमें दिया है 10 में से 5 मार्क्स, क्योंकि बीइंग अ टीचर मुझे ऐसी कॉपी सामने आएगी तो बिल्कुल अच्छा नहीं लगेगा जिसमें बहुत कटिंग है और सीरीज़ में ऐसे ही लिखा हुआ है कुछ भी। नेक्स्ट अगर मैंने इसमें 8 नंबर दिए हैं, क्योंकि लिखा तो इसने प्रॉपरली है पर कुछ तो कमी है जो दिख रही है। नेक्स्ट देखो ये बच्चा, इसको मैंने 10 on 10 दिया है, जिसमें बहुत अच्छे तरीके से पूरा रिप्रेजेंट किया गया है, आंसर्स को अलग अलग पॉइंट्स में लिखे गए हैं, फिर उसके बाद यहाँ पे एक फ्लो चार्ट बनाया गया है, तो ये काफ़ी ज़्यादा रिप्रेजेंटेटिव लग रहा है, अच्छा लग रहा है। तो आप जितना ज़्यादा रिप्रेजेंटेटिव करोगे उतना ज़्यादा आपको अच्छे नंबर मिलेंगे। अक्ल को हाँ, नकल को ना। जितना ज़्यादा टाइम आप इन्वेस्ट करोगे अपनी चीट बनाने में, उतना ज़्यादा टाइम अगर आप उस चीज़ को पढ़ लोगे तो वो ज़्यादा अच्छा होगा। चीटिंग करने के टाइम पे हमको ये भी डर रहता है कि अरे हम पकड़े ना जाएं, कोई देखेगा तो क्या बोलेगा, और फिर अगर आप कहीं गलती से पकड़े जाते हैं तो फिर उसके बाद एम्बैरेसमेंट जो होती है वो अलग से होती है, और अगर नहीं पकड़े जाते हैं तो ये चीज़ें आगे चल के धीरे धीरे कहीं ना कहीं कभी ना कभी आपको ही ओवर इफ़ेक्ट करेंगी। तो कभी भी चीटिंग करने की कोई ज़रूरत नहीं है। आपको जितना आ रहा है आप खुद को इवैल्यूएट करें कि आपको कितना आ रहा है, समझें कि आप कितने पानी में हैं। तो यहाँ पे एक सर्टिफिकेट है जो हमें पीछे से निकाल के लगाना है कि कभी भी चीटिंग नहीं करनी है। हमें एक शपथ लेनी है कि हम नकल नहीं करेंगे, चीटिंग नहीं करेंगे। ओके, सो उत्तर पुस्तिका आप आगे बढ़ चुकी है, आप भी आगे बढ़े। एग्ज़ाम हॉल में आप चले गए, आपने एग्ज़ाम दे दिया, आप एग्ज़ाम दे के निकल गए। अब आपको टेंशन लेने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि जो भी आपने लिखा था वो सब आगे जा चुका है। अब जो भी है वो आपके रिज़ल्ट में आएगा। अब अगर आप टेंशन लोगे तो उसका कोई भी मतलब नहीं है, तो लिव योर फुलेस्ट। अब इसके बाद टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ पे एक एक्टिविटी दी गई है जिसमें पूछा गया है कि आप क्या क्या करते हैं चिल करने के लिए एग्ज़ाम में, और क्या क्या एग्ज़ाम के बाद क्या क्या आपको करना चाहिए और क्या क्या नहीं करना चाहिए। तो आपको रिलैक्स करना चाहिए, क्योंकि जो होना था हो चुका। आपको खेलना चाहिए, प्लान करना चाहिए। प्लान किस चीज़ के लिए करना चाहिए? आगे चल के जो भी आपको नेक्स्ट एग्ज़ाम्स हैं उसके लिए आपको प्लान करना चाहिए, और प्रिपेयर करना चाहिए कि आगे के एग्ज़ाम्स में आपको क्या करना है। डिस्कस नहीं करना चाहिए एग्ज़ाम में क्या हो गया क्या नहीं हुआ, डो नॉट डिस्कस इट एट ऑल। रिव्यू नहीं करना चाहिए, देखना उसको बार बार कि अरे मैंने ये कर दिया, मैंने ये कर दिया, तो कर दिया, अब चीज़ तो कर नहीं सकते। और वरी नहीं, टेंशन नहीं लेना चाहिए कि हमने ये कर दिया तो क्या ही हो गया। जीवन को जाने, स्वयं को पहचाने, अगला जो चैप्टर है। हमारे इंडिया में, हमारे आसपास में बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो हमें एक्सप्लोर करने के लिए, तो आप एग्ज़ाम के बाद आप चाहें तो उस चीज़ों को एक्सप्लोर कर सकते हैं। देखें कि बहुत सारी नई नई चीज़ें हैं जो हमारे आसपास हमें बहुत सारी चीज़ें सिखाती हैं। तो घूमें और देखें कि जो भी आपको अच्छा लगा उसे यहाँ पे मेंशन करें। अगला जो चैप्टर है वो है अतुल्य भारत, घूमिए और जानिए। बिल्कुल हमारा इनक्रेडिबल इंडिया जो यूनिटी इन डाइवर्सिटी के लिए फेमस है, जहाँ पे बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो हमें सिर्फ घूमने से ही हमारी नॉलेज को बढ़ा देती हैं। तो कोशिश करनी चाहिए कि जो वेकेशन है उसमें हम घूमने जाएँ अपनी फैमिली के साथ, और ऐसी जगह पे जाएँ जो हमारे लिए ज़्यादा बेनिफिशियल हो, हमें नई नई चीज़ों को सीखने को मिले। जो मॉन्यूमेंट्स हैं, जो अलग अलग स्कल्पचर्स हैं, चीज़ें हैं, हिस्ट्री है हमारी, उन चीज़ों को हम जाने, देखें और समझें। यहाँ पे आपको एक एक्टिविटी फिल करनी है जहाँ पे आपको बताना है कि अगर आपके शहर में आपका कोई दोस्त जो दूसरे शहर में रहता है, कोई आपका दोस्त आपके पास आता है, तो आप क्या करोगे उसे, आप कहाँ कहाँ घुमाने ले जाओगे, आपके शहर की कौन कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो आप उसको खिलाओगे और क्या क्या करोगे, तो वो मेंशन करना है। अगला, एक यात्रा समाप्त दूसरी शुरू। यस, एक एग्ज़ाम ख़त्म हुआ तो दिस इज़ नॉट द एंड ऑफ़ योर लाइफ। अगले एग्ज़ाम की तैयारी करें, अगले रास्ते की तैयारी करें। अगर आप 9th में हैं या 10th में हैं तो फिर आप इंटरमीडिएट की तैयारी करें। अगर आप आगे अभी छोटे हैं तो नेक्स्ट क्लास की तैयारी करें। आप जिस भी चीज़ पे है, जिस भी स्टेप पे हैं, उस स्टेप के एग्ज़ाम्स ख़त्म होने के बाद आप नेक्स्ट स्टेप की तैयारी करते रहें। बीच में गैपिंग ना लें कि अरे मेरे एग्ज़ाम हो गया, अब मैं थोड़ा बहुत फुर्सत में हूँ। बिल्कुल नहीं, आराम करना चाहिए, बिल्कुल करना चाहिए, लेकिन अपने टाइम टेबल को बिल्कुल डिस्टर्ब नहीं होने दें और काम करते रहें। यहाँ पे एक टैलेंट टिप है आपके एक फ्रेंड के लिए। आपको आपके दोस्त में कौन सी एक चीज़ अच्छी लगती है वो आपको इसमें लिख के देना है। तो आप जितना ज़्यादा लोगों को एक्नॉलेज करोगे उतना ज़्यादा आप खुद भी निखरते चले जाओगे। कुछ बनने के नहीं, कुछ करने के सपने देखिए। जॉब इज़ नॉट
द एंड पॉइंट ऑफ सक्सेस। अगर आपको ये लगता है कि जॉब पा लेना सक्सेस की निशानी है तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो जॉब में हैं लेकिन उनके काम या उनके बिहेवियर ऐसे होते हैं जो उन्हें बिल्कुल सक्सेस नहीं देते हैं। तो हमें ये कोशिश करनी चाहिए कि हम जो चीज़ कर रहे हैं, जो चीज़ हमारे आसपास देख रहे हैं, अगर हमारे आसपास कोई चीज़ गलत हो रही है, कोई चीज़ ख़राब है, तो हमें उसको कैसे सही करना है। हमें ये कुछ करने के सपने देखने चाहिए, ना कि कुछ बनने के सपने देखने चाहिए। तो करने की राह में आप ज़रूर कुछ ना कुछ बन जाओगे। तो जो बड़ा वाला जो सर्कल है उसमें कुछ करने के बारे में सोचिए, उसके अंदर कुछ बनना अपने आप ही आ जाएगा। तो थिंक आउट ऑफ द बॉक्स। यहाँ पे आप देखिए, यहाँ पे लिखिए कि अगर आपके पास कोई भी संसाधनों की कमी नहीं होती तो आप क्या क्या चीज़ें करते आपके नेचर के लिए, आपके आसपास के लोगों के लिए, आपकी सोसाइटी के लिए। नेक्स्ट, वे हैं इसलिए आप हैं, कृतज्ञ रहे। हमारे आसपास बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो हमारे एग्ज़ाम टाइम में या हमारे एकेडमिक्स में या हमारी डेली लाइफ में बहुत छोटी छोटी रोल प्ले करते हैं। जैसे आपके स्कूल में आपके जो भी मेट्स हैं जो आपके लिए काम करते हैं, या फिर जो आपके जो ड्राइवर आपको स्कूल पहुंचाते हैं, ये सारी चीज़ें लोग ऐसे हैं जो बहुत छोटे छोटे रोल प्ले करते हैं आपकी लाइफ में। हमेशा इनके लिए थैंकफुल रहें। ये सोचें कि अगर ये नहीं होते तो आप बहुत सारी चीज़ें आप नहीं कर पाते, तो इनके लिए हमेशा आपको थैंकफुल रहने की ज़रूरत है। तो यहाँ पे उनका नाम लिखिए और ये बताइए कि वे कौन है, वो आपके लिए क्या कर रहे हैं, और उन्हें एक थैंक यू नोट तो देना बनता है। डिप्रेशन पर ध्यान रखें, व्यक्त कीजिए, छिपाइए नहीं। जी, बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो ये दिमाग में बहुत सारे थॉट्स लेके चलते हैं, मैसअप हो जाता है चीज़ें। तो हमें हमेशा कोशिश करनी चाहिए कि हम हमारे जो भी थॉट्स हैं उन्हें किन्हीं ना किन्हीं ऐसे लोगों से शेयर करें जो हमारी बात समझ सकते हैं, जो हमारी चीज़ों को जज ना करें, जो जजमेंटल ना हो। अगर आपकी लाइफ में कोई भी ऐसा नहीं है तो यू हैव टू राइट ऑन द पेपर। आप एक पेपर पर लिखिए और उसे फाड़ के फेंक दीजिए, ताकि आपके दिमाग से बोझ भी हल्का हो जाए और आपकी सीक्रेट भी रिवील ना हो। तो संकोच ना करें किसी को भी बताने में। बिल्कुल डिप्रेशन अपने मन में अगर हम कोई चीज़ रखते हैं तो धीरे धीरे वो हमें परेशान ही करती चली जाती है। तो डिप्रेशन के शिकार ना हो। लक्ष्य पहुंच के भीतर हो लेकिन बहुत आसान ना हो। हमें हमेशा एक ऐसा गोल ओरिएंट करना चाहिए, एक ऐसा गोल सेट करना चाहिए जो ऐसा भी ना हो कि जो जिस तक हम पहुंच ही ना पाएँ, जो हमारे पहुंच के अंदर हो, हमारे दायरे के अंदर हो, लेकिन आसान भी नहीं होते। ट्रिकी होना चाहिए लेकिन हमारे दायरे में होना चाहिए। तो हमें हमेशा ऐसा गोल सेट करना चाहिए जो हमारे दायरे में हो। तो कौन सी चीज़ आप सीखना चाह रहे हैं, वो एक गोल तक पहुंचने के लिए उसमें आपको क्या क्या डेली आपको क्या क्या खुद के अंदर चेंजेस करने हैं, वो चीज़ें आपको यहाँ पे लिखनी है। तो ये सारी वो चीज़ें हैं जो आपके एक स्टूडेंट के लिए है। इसके बाद मोदी जी ने कुछ चैप्टर्स ऐसे बनाए हैं जो पेरेंट्स के लिए है। पेरेंट्स के लिए जो चैप्टर्स हैं कि आपको आपके बच्चे को किस तरीके से समझाना है, उसे आपके जो वर्ड्स हैं वो उनके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखते हैं। तो आप हमेशा कभी भी उन्हें डिप्रेस फील ना कराएं, हमेशा उन्हें इनकरेज करते रहें कि वो अच्छा कर रहे हैं, उन्हें नई नई स्किल्स सिखाते रहें, नई नई चीज़ों को समझाते रहें, उनके टीचर से कम्युनिकेट करते रहें और देखते रहें कि कौन कौन से ऐसे चेंजेस आ रहे हैं आपके बच्चे के लिए जो अच्छे हैं या जो बुरे हैं। तो अगर आप टीचर से, उनके दोस्तों से कम्युनिकेट करते रहेंगे तो आपके लिए चीज़ें बहुत ज़्यादा अच्छी होती रहेंगी। एंड में जो मेरा बहुत पर्सनल फेवरेट है वो इस पूरे बुक में मोदी जी ने एक तो योगा के बारे में बताया हुआ है, तो वो तो खैर अलग चीज़ है, लेकिन जो दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जो मुझे बहुत अच्छी लगी वो है टीचर्स के लिए एक लेटर जो उन्होंने लिखा है। क्योंकि मैं टीचर हूँ तो मुझे ये लेटर पढ़ने में बहुत ज़्यादा अच्छा लगा, जिस तरीके से उन्होंने एक टीचर के जॉब को अप्रिशिएट किया है कि जो टीचर्स होते हैं वो एक जिनके पास एक कैलिबर होता है कि वो फ्यूचर जनरेट कर सके, जो फ्यूचर के जो बच्चे हैं उन्हें सिखा सके, उन्हें पढ़ा सके, फ्यूचर बना सके इंडिया का। तो ये एक बहुत अपने आप में बहुत बड़ी बात है इस चीज़ को समझना, और ये बहुत ही ज़्यादा अच्छा है। तो मुझे पर्सनली ये बहुत बहुत ज़्यादा अच्छा लगा जो उन्होंने टीचर के लिए लेटर लिखा है। इसके बाद उन्होंने कुछ योगा के बारे में बताया हुआ है कि हमें योगा हमारी लाइफ में कितना इंपॉर्टेंट है, कौन कौन से योगासन होते हैं, कौन कौन से पोजेज़ होते हैं, और बस उसके बाद ये बुक ख़त्म हो जाती है। और बहुत ही एक कंप्लीट पैकेज ये जो बुक है ये बहुत 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 ज़्यादा अच्छी है। तो रिकमेंड करूँगी हर एक पेरेंट को, हर एक टीचर को कि अपने बच्चों के साथ ये बुक ज़रूर शेयर करें और उन्हें समझाएं कि किस तरीके से एग्ज़ाम को हमें बिल्कुल भी एग्ज़ाम में एंजाइटी नहीं होनी चाहिए, हमें बिल्कुल भी स्ट्रेस लेके नहीं चलना चाहिए। जितना ज़्यादा खुशी से, जितना ज़्यादा अच्छे से हम एग्ज़ाम देंगे उतने ज़्यादा हमारे नंबर आएंगे। तो वीडियो अच्छी लगी होगी तो लाइक करिए ना करिए, लेकिन शेयर ज़रूर कर दीजिएगा उन बच्चों के साथ जो अभी फरवरी में एग्ज़ाम देने जा रहे हैं, या उन लोगों के साथ। और कोशिश करिएगा कि कुछ लोगों की लाइफ तो चेंज हो। थैंक यू सो मच।